ना हम रिकमेंड करेंगे और ना वो हमारे काम की होगी। अल्टीमेट फैक्ट इसलिए है ये कि गन्ना मिले, हम चाहते हैं आपके यहाँ ज़्यादा पैदावार हो ताकि हमें ज़्यादा गन्ना मिले, हम अपनी फैक्ट्री को चलाएं। दूसरी बिजनौर की बात थी, बिजनौर से आज गन्ना ना भरा जाता अगर लोडर नहीं होते। हम बहुत चिंतित हैं तुमसे कहीं ज़्यादा। तुम तो गन्ने की जगह धान गेहूं कुछ भी लगा सकते हो, हम गन्ने के सिवा कुछ नहीं पेल सकते। आप ध्यान रखिए, हम जब रात को बारिश आती है ना, हमें अपनी चिंता कम होती है, खेत की होती है, क्योंकि खेत में होगा तो ही। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज अपने यहाँ दोराड़ा शुगर मिल में गोष्ठी का आयोजन हुआ और यहाँ पे डॉक्टर गन्ने के विशेषज्ञ बुलवाए गए हैं और किसानों को जो है जानकारी दी जाएगी आज कि आगे गन्ना पेड़ का प्रबंधन किस तरीके से करना। तो ये मिल का बैंक्वेट हॉल है और यहाँ पे मीटिंग चल रही, दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। तो क्षेत्र से भी हमारे काफी सम्मानित किसान आए हुए हैं कि आपका यदि, क्योंकि ट्रैक्टर भी 3-4 वेरिएंट है, 36 इंच वाले भी है पूरे और 42 इंच वाले भी है, 40 का है ना। तो वो जो 36 वाला है वो 4.5 फीट तक चलता है। आपका 40 वाला या 42 वाला है वो 5 फीट पे चलेगा। अदरवाइज जैसे ही टिल्लिंग भेज आएगी, ना तो हम मिट्टी पूरी चढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे, ना ही निराई गुड़ाई जुताई करने में कामयाब हो। इसलिए हमें उधर उस पे 5 फीट पे जाना उसकी मजबूरी हो जाती है, नहीं तो कल्ले तोड़ने शुरू करता है। और रही फास्फोरस की बात, फास्फोरस डीएपी की बात करूं, ये दूरी के आधार पर नहीं है, ये उत्पादन के आधार पर मान के चले। खेत में क्विंटल उत्पादन लेना है, 80 से 100 क्विंटल, तब उसके लिए डोज की आवश्यकता है 13.5 से 14 किलोग्राम। हमारे खेत में हमने पूंजी तो कम करे हैं, कल्लों की संख्या तो ज्यादा करी है। यदि टोटल नंबर ऑफ मिलेबल केन देखें, उनकी तो संख्या बढ़ाई है, उनके अनुसार हमें पोषक तत्वों की उतनी ही आवश्यकता पड़ेगी ताकि हम उन्हें बराबर के गन्ने बना सके। हाँ देखो, ऐसा है, ऐसे ही प्रश्न निकल के आते हैं, मैं भूल गया बीच में। क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है, किस क्रम में गन्ने की बुआई होनी है और हम किस क्रम में करते हैं। हम लोग जो यहाँ पर खेत तैयार करते हैं, हमने साधारण तरीके से खेत तैयार किया, उसके बाद साधारण रेजर से कुंड निकाले वी शेप के, ऐसा कुंड निकलता है। और वी शेप का कुंड निकालने के बाद घर में परिवार में या ठेकेदार ने 4-5 लोग इकट्ठा किए, उन्होंने गन्ने के टुकड़े काट के डाल दिए, उसके बाद खाद डाल दिया, उसके बाद पाटा लगा दिया। यही क्रम है या कुछ परिवर्तन है? कुछ पानी भी देते, मतलब पानी वो तो मिट्टी को दायरे को कम ज्यादा करने के लिए हम चर्चा करेंगे। बड़ा अच्छा आपने प्रश्न रखा। पैरों से घेर दीजिए जी, और फिर उसमें बस पानी दे देंगे, फिर उसमें पानी दे दें। हाँ, अब मैं इसके क्रम को डिफाइन करता हूँ, कैसे है ये क्रम और क्या ये क्रम ठीक है, क्या ये क्रम गलत है। वी शेप का कुंड निकला, गन्ने का टुकड़ा डाला, खेत बहुत अच्छा तैयार है। वी शेप का कुंड डालने के बाद, गन्ने का टुकड़े का डालने के बाद, घर पे बुजुर्ग है, सबसे पहला काम बुजुर्ग का यही है, हर एक गन्ने के टुकड़े पर पैर रखो ताकि सीधा रहे। सीधे का उद्देश्य है, बाद में पाटा लगेगा तो उखड़ेगा नहीं। और ये साइंटिफिकली भी है, यदि आप गन्ने की बुआई करते हैं वास्तव में, तो ज्यादा देर तक कुंड के ऊपर पैर रख के चल नहीं सकते। कुछ देर बाद फिर अपने आप ही बीच में आ जाएगा, उन टुकड़ों पर पैर रखा जाएगा, और पैर रखा जाएगा तो वो मिट्टी में दोनों तरफ से सेट हो जाएंगे। अब गन्ने में मिट्टी में दोनों तरफ से सेट हो गया, उसके बाद डाली आपने डाई, और डाई का दाना यदि उस गन्ने की आंख पर रखा गया तो वो आंख वहीं सड़ जाएगी, कभी जमाव नहीं करेगी। क्या से होती है गन्ने में आंखें? अल्टरनेट, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। गन्ना डाला जमीन में ऐसे, दोनों तरफ से मिट्टी में सेट हो गया, ऊपर वाली आंख पे तो डाई टिक गई, और नीचे वाली आंख कभी भी 180 डिग्री जमाव करके घुमाव करके आती ही नहीं है। हमेशा ऊपर वाली आंख जमेगी, गन्ना टेढ़ा डलेगा, दोनों तरफ की जम के आएगी, लेकिन नीचे वाली आंख कभी जम के नहीं आएगी। जो बीज की बात कर रहे थे दूरी की, इन सब रिस्कों को कम करने के लिए ही सिद्धांत ये चला दिया हमारे यहाँ पे, गन्ने को मिला के बो, चढ़ा के बो। वास्तव में तो 1.25 क्विंटल की पर्याप्त मात्रा आवश्यकता है 1 बीघे में बीज की। 1 फीट की दूरी पर एक आंख हो और 1 से 1.25 क्विंटल बीज मात्रा आवश्यकता है। लेकिन ये सारे कल्चर ऑपरेशन सिस्टम बदल जाने के कारण हमने उसकी दूरी को बीज की संख्या मात्रा को बढ़ा दिया।
क्रम क्या रखे? क्रम ये रखे, वी शेप का कोण निकला, पहले खाद डले, उसके बाद गन्ने का टुकड़ा डले। नीचे वाली आंख तो जब भी नहीं चमकानी। यदि नीचे वाली आंख संपर्क में आती है तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, पौधे में जो सिस्टम होता है, हमेशा जो रूट जोन डेवलप होगी, जड़ें निकलेगी, हमेशा डार्क जोन अंधेरे की तरफ चलेगी। जैसे बनेगी नीचे की तरफ चलेगी। या चौधरी साहब ने खाद ऊपर डाल रखा, पहले खाद लिया हुआ फिर उसके बाद नीचे चले, कोई नहीं चलेगी, वो नीचे ही चलेगी। और जहां पर आपने गन्ने का टुकड़ा डाला उसके नीचे डाई डाली तो वो वहीं पर फास्फोरस मिलेगा, तो रूट कैप के माध्यम से वो उसको आसानी से अपने अंदर ले लेगा और पौधा जड़ों का जाल ज्यादा बढ़ाएगा, कल्लों की संख्या बढ़ाएगा। इसलिए बड़े सही समय पे मैं बधाई देता हूं आपके दोराड़ा शुगर मिल को और आपके गन्ना विभाग को कि बिल्कुल राइट टाइम पे गोष्ठी है। इस समय मात्र छोटे छोटे परिवर्तन करने हैं। अब की बार जब गन्ना बोए, वी शेप का कोण निकले, वो खाद डालने वाला व्यक्ति पहले लगेगा। जो हम 5 व्यक्तियों के बाद एक व्यक्ति बाद में खाद डालने वाला रखते हैं, उसे पहले लगाएंगे, वो पहले खाद डालेगा, उसके बाद गन्ने का टुकड़ा डलेगा, उसके बाद मिट्टी डलेगी। मिट्टी का सिद्धांत है आपकी जमीन के आधार पर, आपके बुआई के तरीके के आधार पर। यदि आपकी जमीन कैसी है, उस पर मिट्टी का दायरा क्या होगा, ये इस प्रकार निर्भर करेगा कि जैसे आपकी जमीन यदि हैवी है, चिकनी है, जिसमें पानी ज्यादा लंबे समय रुकता है, या जिसमें सूखने के बाद दरारें पड़ जाती है, उन जमीनों में कभी भी बुआई करने के तुरंत बाद सिंचाई ना करें। उनमें हमेशा प्रयास करें पलेवा करके बोने की। और जिन जमीनों में पानी नहीं रुकता है, दरारें नहीं पड़ती है, आपकी जमीन भुरभुरी बनी रहती है, उन खेतों में प्रयास करें बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करने की, हल्की सिंचाई करने की, 100 के 100% जमाव करके आए। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और बहुत ही सरल भाषा में समझाया किसानों को, किसान की भाषा में किस किस तरीके से हमें करना है, वैरायटियल कैसे वैरायटी चेंज करनी है, कैसे नर्सरी रखनी है, 1/3 पोर्शन कैसे लगाना है, खाद दवाई कैसे डालनी है। तो काफ़ी लंबा समय हो गया। अब मैं हमारे बीच में उपस्थित है जिला गन्ना अधिकारी महोदय, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें और किसानों के बीच आएंगे। आज के वसंतकालीन गोष्ठी में चीनी मिल दोराड़ा से आए हुए हमारे प्रगतिशील किसान भाई, मंच पे उपस्थित डॉक्टर राजेंद्र जी, डॉक्टर मलिक साहब, यूनिट हेड एवं अन्य कर्मचारीगण, डॉक्टर विकास मलिक जी ने काफ़ी लंबा आप लोगों को लगभग 1.5 घंटा बोला है और हम लोगों के लिए बिल्कुल कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने। और इधर की ही भाषा में, चूंकि यहीं के रहने वाले हैं, तो ज़्यादा बेहतर संप्रेषण हुआ इनका आप लोगों के साथ। हम लोग ठहरे पूरब वाले आदमी, तो उतना ठेठ बोलने नहीं आता हम लोगों को। लेकिन संक्षेप में केवल मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरब में नौकरी हम लोगों ने की, हम लोग वहीं के रहने वाले हैं। ये इधर पश्चिम क्षेत्र में मैं 2 साल से हूँ। इसके पहले बुलंदशहर को पूरी तरह से पश्चिम नहीं माना जाता है शायद, लेकिन ये मेरठ में करने के बाद मुझे एक अंतर का पता चला कि निश्चित रूप से पश्चिमी क्षेत्र के किसान बहुत ही मेहनती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना बेहतरीन खेती में समय देने के लिए पूरब के किसान कभी निकाल ही नहीं पाते, इतना समय रहते हुए भी। और खेत पे भी अगर जाएंगे तो दोनों हाथ ऐसे पीछे रहेगा और मेड़ से नीचे नहीं उतरेंगे। लेबर से ही काम होना उनका, कैसे क्या है खेत में उतरना, उनको बेइज्जती महसूस होती है। लेकिन बड़ी खुशी होती है मुझे, यहाँ महिलाएं भी बुग्गी चलाते हुए दिख जाती हैं। किसान खेतों पे जरूर जाएगा, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, टाइम देता है। लेकिन उसी के साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, गन्ने की खेती, गन्ने की फसल एक ऐसी फसल है, इसकी खेती में अगर आप तकनीकी रूप से पिछड़ गए तो समझ लीजिए कि आपके सारे मेहनत पे पानी फिर जाता है। आपको मैं बताऊं, लखीमपुर खीरी में, अभी मलिक साहब से उस दिन भी हम लोग अभी नगलामल में थे, मैं यही चीज बता रहा था। लखीमपुर खीरी में भी ये सबसे बड़ा मतलब जनपद है उत्तर प्रदेश का गन्ने के लिहाज से, लेकिन आपसे उत्पादन वहां कम नहीं होता है।
मेहनत आप उससे उनसे ज्यादा करते हैं, लेकिन उपज में लगभग वही स्थिति रहती है। कुछ किसानों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग वही स्थिति रहती है। उसका मात्र एक ही कारण है, मैंने जो अनुभव किया कि पश्चिम का जो किसान है केवल 3 चीजों पे अगर बढ़िया से ध्यान दे दे, जमीन की तैयारी जैसा मलिक साहब ने क्रम से बताया, बीज का उपचार और बुआई की तकनीक पे, वो इतनी ड्रास्टिक चेंजिंग आएगी आपको अप्रत्याशित रूप से लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। लखीमपुर खीरी में ट्रेंच ब्रिज से बहुत लार्ज स्केल पे खेती होती है। अभी 2 किसान इसका अनुभव हुए अपना शेयर किए। आप एक चाचा जी बैठे हुए हैं, एक पीछे से अभी वो जो टोपी लगाए हुए हैं, बड़ी अच्छी, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बताया कि इतने में बोता हूँ, इतने में बोऊँ, वो अच्छा है या क्या है। अभी जैसे उन्होंने बताया 6 जगह मेरी खेती है और मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, इतनी उपज लेता हूँ। तो ये हमारे ही बीच में ऐसे किसान भी हैं प्रैक्टिकली जो कर रहे हैं। जो हम लोग भाषण दे करके यहाँ बताएंगे वो चीज आपको बहुत ज्यादा उस पर असर नहीं करेगा, लेकिन हमारे अगल बगल में अगर अच्छे किसान हैं तो उसको देख करके करना ज्यादा प्रभावशाली होता है। उनसे आप सीखिए। केवल ट्रेंच ही एक कारण है लखीमपुर खीरी में जो आपके बराबर लगभग पैदावार वहां पे ले रहे हैं। बीज उपचार के किसान ट्रॉली में वो पॉलिथीन बिछाता है, पानी भरता है और सेट डालता है। दूसरे हमारे लगभग सभी किसान के पास में ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल का होद है, वो उसमें करता है। कुछ लोग फिर भी बच जाते हैं तो वो नाली में डाल लेता है। तो करीब करीब सब लोग तुम जानते हो और सब लोग कर रहे हो। डीसी साहब तो उतना बताएंगे जो इन्होंने बताया होगा, जिस्ट बताएंगे। ठीक है, बस मैं समझ गया। सॉरी डीसी साहब, दिक्कत क्या आती है किसान की, वो 10 क्विंटल बीज लेकर ट्रॉली में यहाँ आए, है ना, दिन भर लाइन लगाता है। एमएचटी प्लांट में ये जो लोग बैठे हैं, ये सब लोगों ने, मुझे लगता नहीं शायद कोई किसान ऐसा होगा जिसने कभी एमएचटी नहीं कराया होगा। हाँ, नहीं मुझे तो पता है, मैंने जब नंबर आएगा मैं बोलूंगा, जिनके बाद मैं लोग अवेयर हो जाएं तो निश्चित रूप से सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा पश्चिम के क्षेत्र का। मैं पूरा कराने वाला हूं, अपना अनुभव मैंने आपको बताया है। अभी जो गोष्ठियां की जा रही हैं, ये अभी हम लोग बहुत लाइटली इसको ले रहे हैं, बड़ा हल्के में हम लोग ले रहे हैं कि जैसे ये लग रहा है कि हमारी जो प्रजातियां हैं ये कभी बीमार नहीं पड़ेंगी। अभी तो यहाँ 0238 पे कुछ नहीं हो रहा है। समीपवर्ती जनपद बिजनौर की जैसा की स्थिति अभी बताई गई, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जनपद था लखीमपुर खीरी के बाद। आज स्थिति यह है कि फैक्ट्रियां नोकेन हो रही हैं, सब बंदी के कगार पे हैं, और उसका मात्र एक ही रीजन था 0238। और बहुत तेजी से अभी वहां पे बीज बदलाव का कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम लोगों से वो काफी पहले अवेयर हो चुके हैं। हम इसलिए अभी नहीं जागरूक हो पा रहे हैं कि अभी उसके लक्षण तो आने शुरू हो गए हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा आर्थिक चोट अभी नहीं पहुंच रही है। बगल में मुजफ्फरनगर में भी अभी तिकोला चीनी मिल के भी इस पे तमाम सर्वे वगैरह हुआ था, वहां भी रेड राट की स्थिति आनी शुरू हो गई है। तिकोला का जो क्षेत्र हमारे मेरठ में लगता है, वहां भी वो चीजें हम लोग देख रहे हैं कि ये शुरू हो गया है। तो अभी ये गोष्ठियों का आयोजन का यही एक रीजन है कि आपको जागरूक किया जाए, अभी हम लोग सचेत हो जाएं। रही बात प्रजाति की, तो आपको मैं अवगत करा दूं कि 0238 की जो अपेक्षाएं हैं, उस अपेक्षा पे कोई वैरायटी खरी नहीं उतरने वाली है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमें वैरायटी मिल जाए कहीं से, क्योंकि किसी भी प्रजाति को निकालने में 11 से 12 साल का समय लगता है। हमारे वैज्ञानिक उसमें लगे हुए कर भी रहे हैं लोग, लेकिन अभी इस तरह की उनको सफलता नहीं मिली है कि इसके इक्विवेलेंट हम लोग ला करके कोई वैरायटी आपको दे रहे हैं। वैरायटी कोई भी निकलती है, बहुत कम मात्रा में होती है। एक मुश्त उनको 1-2 साल में कोई भी कुंतलों में नहीं देता है। अब 16,202 की इतनी डिमांड है कि वो आपको आंखों के रूप में थोड़ी थोड़ी वैरायटी मिल रही है। पूरे जिले को बहुत थोड़ा सा 2,000-3,000 ऐसे आंखें मिल रही हैं एक एक समितियों को। तो वैरायटी जो हमारे पास है अभी 14,201, 13,235, 0118, 15,023 की जो बातें हो रही हैं, आप थोड़ा थोड़ा सब लगाइए और उसका अनुभव आप खुद करिए कि हमें कौन सा लगाना ज्यादा उचित है। ताकि जो चीनी मिल के चीफ जनरल मैनेजर हैं, उनसे कहूंगा कि वो भी अपने शब्दों से किसानों को अवगत कराएं। इसके बाद में बोलना ठीक नहीं रहेगा। 1 मिनट के बाद इसमें 2.5 घंटे पीसीओ साहब बता रहे थे। 2.5 घंटे 3 घंटे। तो मेरे फादर से बड़ी उम्र के, या मेरी एज के तो बहुत ही कम है। सबका बहुत धन्यवाद। पहले तो आप लोग आए और आपकी अपनी फैक्ट्री है, आपका अपना एरिया है। हम लोग तो कुछ दिनों के मेहमान होते हैं। डीसी साहब हैं, अभी आए हैं, 2 साल रहेंगे, मैं हो सकता हूँ और 2 साल रहूँगा। बहुत सारी बातें साइंटिफिक तो दोनों डॉक्टर साहब ने, हमारे चाहे डॉक्टर विकास जी हों, डॉक्टर राजेंद्र जी हों,
और चूंकि दोनों इस क्षेत्र से बहुत परिचित हैं, डॉक्टर विकास जी तो यहीं के रहने वाले हैं और डॉक्टर राजेंद्र जी बहुत सालों से यहाँ पे हैं, तो ये आपको हमें इस आबो हवा को बहुत अच्छे जानते हैं। जहाँ तक बात है वैरायटी की, 238 में दिक्कतें हैं। पहले जो पैदावार थी वो पैदावार नहीं रही, हमें थोड़ा सा अपनी आदतों को चेंज करना होगा, खेती करने के तौर तरीके को जो इन लोगों ने बताया। उसके बाद 118 पे हम कोशिश करें, और जब तक कोई ऐसी वैरायटी नहीं आती, 15-023 के लिए हमने प्रयास किया 2 साल बहुत सारा, बट इसकी पैदावार नहीं आई। और देखिए जब तक किसी भी वैरायटी की पैदावार नहीं आएगी, ना हम रिकमेंड करेंगे और ना वो हमारे काम की होगी। अल्टीमेट फैक्ट इसलिए है ये कि गन्ना मिले, हम चाहते हैं आपके यहाँ ज़्यादा पैदावार हो ताकि हमें ज़्यादा गन्ना मिले, हम अपनी फैक्ट्री को चलाएं। दूसरी बिजनौर की बात थी, बिजनौर चलेगा तो अगले साल फिर हम आप लोगों को देंगे, क्योंकि जो भी अच्छी वैरायटी होगी हमारी इच्छा होती है कि सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाले वैरायटी हम आपके साथ रखें। और सीड ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है, वो हम एसेस्टो ब्लास्टर भी हमने किसान को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, इस बार भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और बहुत सारी और दवाइयाँ आती हैं, वो आप लोगों को समय समय पर देते हैं। मैं यहीं पे अपनी बात को खत्म करूंगा और आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, अच्छा हाँ, इनका एक पॉइंट रहेगा मशीन का। पुष्पेंद्र ठीक कह रहे हैं, मशीन के लिए हम भी चिंतित हैं। नहीं बस मशीन का जवाब दे दूं। पोटास खाद की बात आई थी जी, पोटास खाद 300 रुपए का था, आज 2000 रुपए का सब किसान फैक्ट्री वाले मंगवावे तो उसका सब्सिडी दे किसान को। अभी पहले मैं मशीन की बात कर लूं। पुष्पेंद्र ने मशीन के लिए कहा था, हम भी बहुत चिंतित हैं छिलाई की मशीन को लेकर, बट अभी तक जो भी मशीनें हैं जो हम YouTube देखते हैं ना, ये YouTube पे कोई एक भी मशीन ऐसी कामयाब मशीन नहीं है जो हम लेके आए। और जिस दिन मशीन आएगी, हम पहले तो खैर नहीं हो सकते, लेकिन दूसरे तीसरे जरूर होंगे। जैसे गन्ना भराई के लिए पहले लेबर थी, हमसे आज गन्ना ना भरा जाता अगर लोडर नहीं होते। हम बहुत चिंतित हैं तुमसे कहीं ज्यादा। तुम तो गन्ने की जगह धान गेहूं कुछ भी लगा सकते हो, हम गन्ने के सिवा कुछ नहीं पेल सकते। आप ध्यान रखिए, हम जब रात को बारिश आती है ना, हमें अपनी चिंता कम होती है, खेत की होती है, क्योंकि खेत में होगा तो ही वहां होगा, और वहां होगा तो ही हम तुम्हारे सामने होंगे, नहीं तो फिर हमारा होने का कोई मतलब नहीं है। अब रोटी का टाइम हो गया है, अब सब लोग खाना खाएं, और खाना खाए बगैर कोई आदमी जाएगा, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है गेट बंद कर देना। मैं पिछले वाला पीछे नहीं निकला, और कर लेंगे बात, पोटास की बात करेंगे, ये तो हमारी आपकी बात है। अभी करो उसकी भाइयों एक बार अब जो है ऊपर चल रहे डॉक्टर साहब के साथ। और ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी भैया आज भैया जी ने दी है। विक्की ये चम्मच